नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका गेस्ट होस्ट सविना कुमार सविता। और आपका स्वागत है द सविना इंडियन ब्रीफ पर। और आप देख रहे हैं मुझे। और आज हम फिर अपडेट्स के साथ तैयार हैं इज़राइल अमेरिका वर्सेस ईरान के वार पर। दोस्तों, आज हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है, जो अपडेट आ रहा है वो यूएई के बारे में आ रहा है। ये यूएई का क्या मैटर है दोस्तों? यूएई का मैटर ये है कि यूएई एक ऐसा कंट्री बन गया है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो ओपेक तोड़ देगा। जो ऑयल है जो मोनी थी मिडिल ईस्ट में, अब उस पे उस इस कदम का प्रभाव पड़ेगा। होगा क्या दोस्तों कि जैसे जब ये चाहते थे तो ओपेक के जो मेंबर्स थे वो अपना तेल का जो प्राइस है वो अपने अनुसार बढ़ाते थे। लेकिन चूंकि यूएई जब उससे अलग हो गया है, चूंकि वो काफ़ी टूरिस्ट प्लेस भी है, और अलग होने की वजह से अब क्या होगा कि वो अपने स्तर से जिन कंट्रीज़ को जैसे तेल देना चाहेगा वो दे सकता है। ठीक है। और सबसे ख़ास बात यह है कि यूएई एक इतना सेंसिबल कंट्री है कि वो एक्सेप्ट करता है इज़राइल को, और इसी कारण से इज़राइल का आयरन डोम टेक्नोलॉजी भी यूएई के पास फिट कर दिया गया है। तो जो लोग हर चीज़ों को धार्मिक चश्मे से देखते हैं दोस्तों, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हर चीज़ को धार्मिक एंगल देना ज़रूरी नहीं है। लोग कहते हैं कि ये जिहाद हो रहा है, ये इस्लाम का वार है, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी है। दोस्तों, इस नज़रिए से इसे कृपया न देखें, क्योंकि अगर आप हर चीज़ में रिलीजन इंटरमिंगल करने लगेंगे तो फिर ये वही हो जाएगा कि रनिंग विद द डियर एंड हंटिंग विद द हाउट्स। इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें समाज का केवल दिक्कत ही दिक्कत है। लेकिन दोस्तों, यूएई के इस कदम से रशिया जो है वो काफ़ी परेशान है। रशिया के परेशान होने का कारण क्या है दोस्तों? रशिया के परेशान होने का कारण ये है क्योंकि रशिया ये सोचता है कि अगर यूएई ने रेट बढ़ा दिया, अगर यूएई ने रेट घटा दिया ऑयल का, और जो रशिया का जो ऑयल रेट चल रहा है, तो रशिया की जो हेजोमनी है ऑयल के ऊपर वो कम हो जाएगी। और चूंकि वो कम हो जाएगी तो क्या होगा कि लोग यूएई से ज़्यादा ऑयल खरीदेंगे। तो खैर, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। तो ये पॉइंट मुझे आपसे डिस्कस करना था कि यूएई 1 मई से वो ओपेक छोड़ रहा है। तो दोस्तों, अब क्या है कि ये तो मैंने आपको बताया यूएई के बारे में कि आयरन डोम वहाँ लग रहा है और वो ओपेक का मेंबर अब नहीं रहेगा। अब मैं आता हूँ, और मैंने ये बात को प्रेडिक्ट भी कर दी थी बहुत पहले कि ऐसा होने वाला है। और दोस्तों, अब मैं आता हूँ दूसरे डेवलपमेंट की ओर। तो अगर आप दूसरे डेवलपमेंट की ओर पे हम बढ़ते हैं, तो आप अगर मिस्टर डोनाल्ड जे ट्रम्प जो कि प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उनका बयान सुनिएगा, तो उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ नहीं करना है, ये इकोनॉमी खुद ही बर्बाद हो जाएगी। आखिर उनका कहना ऐसा क्यों है? देखिए दोस्तों, उनका कहना आखिर इसलिए ऐसा है क्योंकि जो मिडिल ईस्ट का मैप अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो उस मैप में आपको खर्ग आइलैंड दिखेगा। अब ये जो खर्ग आइलैंड है, ये खर्ग आइलैंड एक तरह का पंपिंग टैंकर है। अगर मैं एक दूसरे सेंस में आपको बताने के लिए कहूँ, तो जैसे कार में एक बॉक्स है जिसमें हम एक टैंकर है जिसमें हम भरते हैं तेल, ठीक है, तो उसका एक लिमिट होता है। अगर हम लिमिट से ज़्यादा तेल भर देंगे तो ओवरफ्लो होने लगेगा दोस्तों। अगर ओवरफ्लो होगा और अगर एक्सप्लोज़न उसमें हुआ तो काफ़ी भयानक तरीके से वो ब्लास्ट करेगा। और अगर उसको रोक दिया जाता है, ठीक है, तो दूसरी दिक्कत प्रोड्यूस होगी। तो अब मैं आता हूँ खर्ग आइलैंड पर। खर्ग आइलैंड उसी तरह का एक टैंक है जहाँ पर से वेसल्स जो हैं वो ऑयल लेकर के दूसरे कंट्रीज़ की ओर जाते हैं ईरान से। तो ईरान जो पंपिंग करता है ऑयल की, वो पंपिंग करके खर्ग आइलैंड्स में भरता है। अब क्या है कि खर्ग आइलैंड्स के अंदर में जो बनी हुई व्यवस्था है उसमें अब जगह नहीं बच पाया है, और बचा भी है तो बहुत कम, कुछ दिनों का बचा है कि वो रख पाए
और अगर वो नहीं रख पाता है तो क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा खरग आइलैंड और उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे काफ़ी प्रभावित होगा ईरान। और तो फिर ईरान ये कर सकता है कि अपना जो है ऑयल इनरिचमेंट उसको रोकेगा कि ऑयल अब पंप नहीं करें। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, आप पढ़िएगा भी और आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा होता है कि अगर आप किसी भी जहाँ ऑयल निकल रहा है उसके पंपिंग स्टेशन को अगर बंद करते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है उसे वापस से सही करने में। इसमें दशकों लग जाते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इसमें खर्चा बैठता है। तो दोनों ही स्थिति में ईरान अब फंस चुका है, क्योंकि अगर वो पंप करता है ऑयल तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा, और बाहर निकालेगा तो यूएस ने नेवल ब्लॉकेट कर दिया है, तो वो बाहर निकाल नहीं सकता है। तो या तो ऑयल उसके अंदर रहेगा, ऑयल अगर उसके अंदर रहेगा और ओवर पंप होते रहेगा तो एक्सप्लोजन हो जाएगा। अगर वो बंद करता है ऑयल रिफाइनरी को तो फिर ऑयल रिफाइनरी को चालू करने में उसको बिलियंस ऑफ डॉलर लगेंगे और काफ़ी समय लगेगा। संक्षिप्त भाषा में मैं ये कहना चाह रहा था। तो ये हुआ ईरान का। ईरान जो है अभी भी निगोशिएशन टेबल पर आने के लिए मतलब न्यूक्लियर को लेकर के तैयार है नहीं। और अगर मैं बात करूं कि ऐसा जो है ये सब जो चल रहा है इसमें बहुत सारा एंगल है दोस्तों। इसमें अब एक एंगल ये आ गया है कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ एक पैक्ट किया है। ईरान के साथ ये एक पैक्ट किया है कि ठीक है, आप अपना ऑयल नहीं बेच सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि आप लैंड रूट से मुझे ऑयल दीजिए, मैं आपका ऑयल बेच करके आपको पैसा दूंगा, कुछ पैसा मैं अपने पास रखूंगा, कुछ पैसा मैं आपको दूंगा। तो ये बहुत नेफेरियस कैरेक्टर है पाकिस्तान, और ये फिर से वही प्ले करना चाह रहा है। इसी को कहते हैं रेसिंग विद द डियर एंड हॉन्टिंग विद द हाउट्स। तो हंटिंग विद द हाउट्स, तो यही कर रहा है आपका पाकिस्तान। ये पाकिस्तान जो है उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो आग के साथ खेल रहा है। और पाकिस्तान जो है दोनों का मीठा बनना चाह रहा है, एक साथ सबको खुश करना चाह रहा है। वो चाइना को भी खुश करना चाहता है, वो अमेरिका को भी खुश करना चाहता है, वो ईरान को भी खुश करना चाहता है, उसको आईएमएफ से भी पैसा चाहिए, उसको सऊदी अरेबिया से भी पैसा चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत नेफेरियस कैरेक्टर है, और इन लोगों का जो है इकोनॉमिक स्थिति काफ़ी ख़राब है, जैसा कि हम जानते हैं, और इस कारण से इस तरह के स्टेप्स ये लोग उठाते रहते हैं। तो देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर लैंड रूट से ईरान का ऑयल अगर पाकिस्तान जो है अगर जाता है और फिर वहाँ से बिक कर के आता है, तो फिर अमेरिका इस पर क्या करेगा, इस पर सैंक्शंस लगाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और मैंने बोला था कि ये जो निगोशिएशंस है वो रशिया कराएगा, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर एंट्री मारने के लिए तैयार है। और देखिए इस बार क्या करता है पाकिस्तान, क्योंकि उनको केवल कमीशन चाहिए और वो एज अ पोस्टमैन काम कर रहे हैं, और बहुत कनिंग और बहुत नेफेरियस कैरेक्टर हैं ये। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा पाकिस्तान का अपडेट। मुझे आपको जो तीसरी अपडेट देनी थी वो ये है कि यहाँ पर आप अगर देखिएगा तो मैं एक अपडेट दिखा रहा हूँ आज का। मैं 1 मिनट में बताता हूँ। ये न्यूयॉर्क पोस्ट का अपडेट है दोस्तों। इजराइल ने एक्यूज़ किया है कि ईरान फॉरेन कंट्रीज़ में इन्फ्लुएंस और रिक्रूटमेंट कर रहा है। ये काफ़ी डेंजरस है दोस्तों। ये मैं आपको पढ़ रहा हूँ न्यूयॉर्क पोस्ट का स्टेटमेंट, और इसमें लिखा हुआ है कि इजराइल ने एक्यूज़ किया है, इजराइल बोल रहा है कि फॉरेन कंट्रीज़ में इन्फ्लुएंस और रिक्रूटमेंट हो रहा है आईआरजीसी के लोगों का। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो काफ़ी दिक्कत होगी। अभी हमने देखा था कि राष्ट्रपति पर, अमेरिकी राष्ट्रपति पर जो अभी फायरिंग हुई थी, और इससे इंटरनेशनल टेंशन और बढ़ सकता है। तो ये मैं आपको हवाला दे रहा हूँ न्यूयॉर्क पोस्ट का। एक और अपडेट है दोस्तों मेरे पास, और ये अपडेट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वो रॉयटर्स का रिपोर्ट है। इसमें कह रहा है कि ईरान ने बोला कि वो अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्रीज़ को शेयर कर सकता है। ये इनडायरेक्ट पावर शो है अगेंस्ट यूएस एंड इजराइल। ये था रॉयटर्स का रिपोर्ट।
चलिए इसको साइड रखते हैं और अब एक और बात कर लेते हैं। ये बात ये है दोस्तों कि शायद ऐसा कुछ लोग क्यास लगा रहे हैं कि ये जो GBU-57 है, ये GBU-57 जो है इसका रिवर्स इंजीनियरिंग कहीं ईरान ने ना कर रखा हो। ठीक है, ये GBU ये जो ग्रैंड बॉम्ब है उसका कहीं ईरान ने उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके उस GBU को दोबारा नहीं बना लिया हो, ये एक डर है। बाकी मैंने आपको आज के सारे अपडेट्स दे दिए और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। जय हिंद।